हेलो एवरीवन। तो आज जैसे कि आपको पता हुआ कि आज हम स्टैटिक इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसमें जैसे सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसके बाद अपना आंसर करिएगा, ठीक है। और ये जो वीडियो है सभी स्टेट पीसीएस और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, आपको कथनों पर विचार करना है। पहला कथन यहाँ पर आपको दिया गया है, कथन नंबर 1, कथन नंबर 2, ठीक है। और उसमें से आपको पहचानना है, यहाँ पर लिखा है और कथनों में कौन सा सही है ये आपको बताना होगा। तो कथन पहला क्या कह रहा है, मैंग्रोव लवणीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप समुदाय हैं। और सेकंड कथन है, भारत में पाए जाने वाले कुल मैंग्रोव क्षेत्र में से 10% क्षेत्र केवल पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में स्थित है। तो आपको इनमें से बताना कौन सा कथन सही है। पहला है 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन 1 का सही व्याख्या करता है। और बी बोल रहा है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, जबकि कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या नहीं करता। सी है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो इनमें से आपको बताना कौन सा सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो जो सी है वो सही है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 जो है वो गलत हो जाएगा। तो मैंग्रोव कथन 1 में क्या कह रहा है, मैंग्रोव लवणीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप समुदाय हैं। तो अब क्वेश्चन के साथ साथ हम यहाँ पर इसकी व्याख्या भी देखेंगे, ठीक है, यानी कि एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो यहाँ पर सी, जैसे कि मैंने बताया, सी इसका सही है, कथन 1 सही है और कथन दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलो अब इसका जो है व्याख्या देख लेते हैं। तो ये इसकी व्याख्या है, भारत में मैंग्रोव लवणीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पादप समुदाय हैं। ये विश्व के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें वर्षा 1000 से लेकर 3000 मिमी और तापमान 26 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। उच्च लवणता में उगने के लिए इनमें अनुकूलन पाया जाता है। इन अनुकूलनों में जरायुस्ता जैसे विविपेरी और श्वसन मूल की उपस्थिति प्रमुख है। तो एक कथन इसका सही हो जाएगा। भारत राज्य वन रिपोर्ट ISFR 2013 के अनुसार भारत में मैंग्रोव क्षेत्र 4628 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल मैंग्रोव वनस्पति का 3% है। आपको पता हुआ सेकंड जो कथन था उसमें बताया गया था 10% है, तो इसलिए वो गलत हो गया था। भारत में पाए जाने वाले कुल मैंग्रोव क्षेत्र में से लगभग आधा क्षेत्र जो है केवल पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, जो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, आधा क्षेत्र जो है केवल और केवल पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में स्थित है, और जबकि क्वेश्चन में बोला गया था 10% है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ये हो गया इसका स्पष्टीकरण। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है अगला क्वेश्चन, जैव भार ऊर्जा क्या है। जैव भार ऊर्जा क्या है। ए, यह सौर ऊर्जा का एक नवीनीकरणीय स्रोत है जो पौधे और अन्य जैविक पदार्थों से प्राप्त होता है। बी, यह एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। सी, यह एक ऊर्जा स्रोत है जो परमाणु विखंडन से प्राप्त होता है। डी, यह एक ऊर्जा स्रोत है जो सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली से प्राप्त होता है। तो आपको बताना है जैव भार क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ए, यह सौर ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है जो पौधे और अन्य जैविक पदार्थों से प्राप्त होता है। अब इसका हम व्याख्या देख लेंगे, एक्सप्लेनेशन क्या है। तो जैव भार, जिसे बायोमास कहा जाता है, संपूर्ण विश्व में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, जिसे रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल सोर्स भी कहते हैं। यह संसाधनों के चक्रीकरण का अच्छा उदाहरण है। बायोमास के अंतर्गत सभी पादप पदार्थ, कच्चा हो या फिर परिरक्षित तथा वनस्पतियाँ शामिल होती हैं। तो उसमें क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, सभी पादप और सभी वनस्पतियाँ। यह वास्तव में संग्रहित सौर ऊर्जा
है जिसको विद्युत ईंधन ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो विकल्प ए इसका सही है। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्टोर सोलर एनर्जी है जिसको विद्युत ईंधन और ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इसको स्टोर किया जा सकता है बेसिकली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थर्ड। आपको यहाँ पर दो दिए गए हैं कथन, पहला और दूसरा। आपको इनमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा और ऊपर कर देते, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें दो कथन दिए गए हैं, आपको इनमें से पहचानना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो पहला कथन है, ठंडे जल के कोरल में सामान्य रूप से गर्म जल के कोरल की तुलना में अधिक मात्रा में जूंजेथली होते हैं और रीफ जैसी संरचनाओं का निर्माण नहीं करते हैं। सेकंड है, ठंडे जल के कोरल गर्म जल के कोरल से भिन्न होते हैं क्योंकि ठंडे जल के कोरल में प्रकाश संश्लेषण के लिए सहजीवी शैवाल नहीं होते हैं और इनका विकास धीरे धीरे होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपको दिए गए हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक है इसमें और ना ही दूसरा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल ए है, एक है जो कि सही नहीं है, पूछा था आपको। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोरल जो महाद्वीपीय मग्न तटों और अपतटीय कैनियन के ठंडे गहरे जल में निवास करते हैं, सामान्यतः 50 से 1000 मीटर से अधिक गहराई तक जॉक्सनथैले की कमी होती है और वे एक चट्टान जैसी संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं या ठोस रूप में विकसित हो सकते हैं। तो पहला यहाँ पर इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठंडे जल के कोरल गर्म जल के कोरल से अलग होते हैं क्योंकि उनके पास प्रकाश संश्लेषण के लिए सहजीवी शैवाल नहीं होते और इनका विकास जो है धीरे धीरे होता है। ठंडे जल के कोरल कार्बनिक पदार्थ और जू प्लांटन से अपनी सारी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो ठंडे जल के कोरल होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों और जू प्लांटन से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक, क्योंकि ठंडे जल में क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण है वो नहीं हो पाता है गर्म जल की कोरल की अपेक्षा, जिससे वे अतीत में प्रवाहित धाराओं से प्राप्त करते हैं। इसलिए सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, आपको कथनों पर विचार करना है। पहला है, लेटराइटी भवन के परिणाम स्वरूप लेटोसॉल मृदा बनती है। लेटोसॉल कृषि हेतु उपयोगी मानी जाती है। तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना आंसर करिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। लेटेराइटी भवन के परिणाम स्वरूप लेटोसॉल मृदा बनती है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो लेटेराइटी भवन जो मृदा निर्माण हेतु एक निष्क्रिय कारक यानी पैसिव फैक्टर है, जो कि भिन्नता, जिसमें बहुत सारी भिन्नता पाई जाती है क्योंकि यह जलवायु और मूल्य पदार्थ कारकों से अत्यधिक प्रभावित होता है। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों के अंतर्गत मृदा निर्माण बहुत अधिक समय लेती है। लेटेराइटी भवन के परिणाम स्वरूप लेटोसॉल मृदा बनती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च तापमान और अधिक वर्षा के अंतर्गत सिलिकेट लवण बहुत अस्थायी होते हैं और सिलिका की हानि होती है। मूल खनिजों के एल्यूमिनियम और लौह सेस्क्वी ऑक्साइड अपघटन के लिए प्रतिरोधक होते हैं और इन सीटू के रूप में आयनिक एल्यूमिनियम और लौह से एल्यूमिनो सिलिकेट के टूटने के दौरान मुक्त होते हैं। यह प्रक्रिया लेटराइटी भवन कहलाती है और यह प्राथमिक लेटराइट को अपशिष्ट के रूप में छोड़ती है, जिसे कुछ लौह और एल्यूमिनियम सेस्क्वी ऑक्साइड और थोड़े से प्रतिरोधक मूल खनिज होते हैं। इसलिए कथन एक सही है। आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं सेकंड क्यों गलत हो गया था। निच्छालित परत यानी लीस्ट लेयर हल्की अम्लीय अल्प पोषक और क्षार विहीन होती है। इस प्रक्रिया द्वारा विकसित उष्ण कटिबंधीय लाल वन मृदा लेटोसॉल कहलाती है। यह मृदा पॉटसॉल के विपरीत है और कृषि हेतु उपयोगी नहीं है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
आर्द्र भूमियों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? जल शोधन, जलभृत पुनर्भरण, माइक्रो क्लाइमेट विनियमन, तटरेखा कटाव। तो आपको इनमें से बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा कथन जो है वो सही है। केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चारों। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल, और केवल जो है डी इसका सही है। ठीक है, सभी हैं इसमें सही। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्द्र भूमि, जिसे जल विज्ञान चक्र के महत्वपूर्ण भाग है, अत्यधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र जो समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करते हैं, और जल भंडारण, जल शोधन, बाढ़ शमन, कटाव नियंत्रण, जलभृत पुनर्भरण, माइक्रो क्लाइमेट विनियमन, परिदृश्य के सौंदर्य वृद्धि जैसी पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा होने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण मनोरंजक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करते हैं। तो ये आज के क्वेश्चंस हो गए हैं। तो बस फिलहाल इस वीडियो इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब